TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो बहुत सारे लोग सोते हैं 8 बजे तक, बट आज मॉर्निंग में आप सब लोग जगे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। एक छोटा सा मैं घटना बता करके आज की मीटिंग की शुरुआत करूंगा मित्रों। रामायण में जो है, मैं हिंदू धर्म से हूं, तो उसकी जो एथिक्स है उसमें से एक वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा। रामायण में एक घटना है, भगवान राम को वनवास हो जाता है, और होना क्या था कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उनका राज्याभिषेक होना था। तो उस दौरान जो है शत्रुघ्न और भरत ननिहाल गए थे। तो ननिहाल से जब वो आते हैं तो पता चलता है कि भैया को जो है वनवास हो गया। इसके बाद वो जाते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में जाने के बाद उन्होंने एक बात बोला, और वो जो बात बोला वो बात हिंदुस्तान की काया पलट के रख सकती है। उन्होंने बात बोला कि भैया, आपको वन भेजने में इस भरत का अगर लेस मात्र भी कारण हो तो मुझे वो पाप लगे जो सूर्योदय के बाद सोने में लगता है। समझ रहे हैं क्या? उन्होंने बोला कि सूर्योदय के बाद सोने में जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे, अगर मैंने आपको वन भेजा है तो। अब आप समझिए, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। मैंने जैसे एमएससी कर रखा है केमिस्ट्री से, फिर एक कोर्स होता है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, फिर एमएड होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन, फिर इसके बाद होता है बीटीसी, वो मैंने किया। ढेर सारी नौकरियां मिली गवर्नमेंट जॉब के लिए। ऑलरेडी बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया कि किसको करें। ग्राम विकास अधिकारी को ज्वाइन किया, फिर रिजाइन करके हम टीचर बने। गवर्नमेंट आज मेरे को करीब 82,000 82,000 रुपये मंथली देती है। तो ये मैं पूरा निचोड़ बता रहा हूँ। क्या निचोड़? ये है कि हवा चलती है सूरज के वजह से। आप पढ़िएगा, जियोग्राफी में एक सेक्टर है कि जब सूरज की गर्मी पड़ती है ना, तो पानी और स्थल दोनों पर समान पड़ती है, बट एक ज्यादा गर्म होता है, एक कम गर्म होता है। तो जो प्रेशर होता है ना, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्थल का कम होता है तो हवाएं चलने लगती हैं, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी हवा चलती है सूरज की वजह से। आप पढ़े होंगे, फोटोसिंथेसिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये 8वां अजूबा है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आप पढ़िएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं और नीचे से पानी लेता है, और सूरज की रोशनी में ये पौधे जो है ना भोजन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगर उसमें बताया गया है कि अगर सूरज की रोशनी ना आए तो इस धरती पर फोटोसिंथेसिस ना हो, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं होगा, यानी इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा कि हम मर जाएंगे, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम सांस के बगैर मर जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो चल रही है ना, सूरज की वजह से चल रही हैं। जो पेट्रोल आप जलाते हैं, जो डीजल जलाते हैं, जो लकड़ियां जलाते हैं, वो आप पढ़िएगा वो क्या फॉसिल फ्यूल है। वो करोड़ों साल पहले इस धरती के जितने भी जीव जंतु थे दबे, और दबने के बाद ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर वो कन्वर्ट हो गए वो पेट्रोलियम में। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? सूरज से आई। तो मैं आपको घुमा करके बात यही कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, बाकी देव लोग दिखते हैं या नहीं, सूर्य देव जो कि जीवन दाता है वो दिखते हैं। और हमारे राकेश शर्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सूरज को जगाता है कामयाब वही होगा। जिसको सूरज जगाता है ना, वो मान कर चलिएगा कि अभी उसकी परीक्षाएं बाकी है दोस्त। तो आप सब लोग लकी हो कि ये सेक्रेट को आप समझ गए हैं, आप इस रहस्य को समझ गए हैं। और अर्ली मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग सेशन में अगर आप आए हो तो निश्चित रूप से कि ये आपके सौभाग्य पहला दरवाजा खुला, इसको कभी बंद मत करिएगा। मैं अपनी परिचय करूं, मैं सुरेश यादव, और मैं बताया ना उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है मऊ, मैं वहीं का रहने वाला हूं। और मेरे पिताजी 3 भाई, बीच वाले जो थे मेरे पिताजी, मैं उनका पुत्र हूं। बड़े वाले किसान, छोटे वाले किसान। बाबूजी हमारे बीएससी किए थे। लाइफ स्टाइल उनकी ऐसी थी कि मैं अट्रैक्ट होता चला गया। मेरे रोल मॉडल कौन? मेरे बाबूजी। 2 चीजें घर में थी, खेती थी, नौकरी थी। खेती वालों का मैं देखता था ना, वो दाढ़ी बड़ी रहती थी, अकल और शकल दोनों ऐसा था कि कोई अट्रैक्शन नहीं बन पाता था। बाबूजी जब हमारे आते थे लखनऊ के पास बाराबंकी से, तो उनकी एक अलग लाइफ स्टाइल थी। तो मेरे दिमाग में आया, मैं कक्षा 2 में पढ़ रहा था, कि सुरेश तेरे को कैसा बनना है? तो अंदर से आवाज आई कि अपने पिताजी जैसा बनना है। तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं लगी,
इसलिए नहीं लगी कि वो करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो पता चल गया था। इसलिए मैं पढ़ता गया। मैं कई बार स्कूल को टॉप किया। फिर इसके बाद जो है कभी भी मतलब पढ़ाई को ये लेकर के नहीं लगा कि काश इससे पिंड छूट जाता। मुझे रहस्य पता चल गया था, इसको करेंगे तो वो मिलेगा जो मेरे को चाहिए। तो ऐसे करके मैंने पढ़ाई किया और मैं ग्राम विकास अधिकारी को रिजाइन करके टीचिंग फील्ड में आ गया था कि मैं जो है ना बड़ा काम करूंगा, आईएएस और पीसीएस का एग्जाम मैं दूंगा। ऐसा करके मैंने रिजाइन किया था ग्राम विकास से। वो मतलब बढ़िया जॉब था। तो मैंने टीचर इसलिए बना, वो सारे लोग आश्चर्य किए कि यार पीआर क्यों कर दिए, इतना बढ़िया जॉब आपने रिजाइन किया। तो उसके पीछे कारण ये था। तो मैं तैयारी कर रहा था, तो एक मेरा मित्र था हाई स्कूल में, वो नाम था उसका अवधेश प्रजापति। तो वो मेरे को पीछे पड़ गया, कहा कि ऐसा करो ना, कि वो बेरोजगार था। तो कहा कि ऐसा करो कि आप जो है ना एक काम कर लो। वो कंपनी थी और उसी कंपनी में जोड़ना चाह रहा था। तो मुझे उस व्यक्ति की हुलिया हालात, उसका अचीवमेंट देख करके मुझे लगा कि ये क्या मेरे को समझाएगा। मतलब जो कि इस दुनिया के व्यवस्थाओं में धक्के खा रहा है, और मैं एक सक्सेस पर्सनालिटी। मैंने उसको बड़ा जलील करता था। मैं क्या यार गंदा सा काम कर रखा है तुमने, क्या फंसाने वाला काम कर रखा है। तो ऐसे करके 1.5 महीने तक वो डेली लेकिन मिलता था, 1.5 महीने तक मैं टालता रहा। तो फाइनली जो है मेरे को कन्विंस कर लिया दोस्ती का हवाला दे करके कि वाराणसी मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। बोला कि वहां पर एक बहुत सक्सेस पर्सनालिटी आ रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा, मेरे दोस्ती का हवाला है। तो मैं कहा चलते हैं। लेकिन मैं दिमाग में ये लेकर के चला था कि आज इसका और जो आ रहा है दोनों की मैं बैंड बजाऊंगा। ये क्या बोले वाले लोगों को उल्लू बना रखा है यार, कोई तरीका हुआ? तरीका क्या होता है? पढ़ाई होती है, नौकरी होती है, ये सब होता है। क्योंकि ये मैं देखा ही नहीं था कैसा भी कुछ होता है। तो मैं गया, और जब वहां गया तो होता है ना कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे, तब मेरे को समझ आया कि अच्छा ये भी एक दुनिया है। वो दुनिया जिसको मैं कभी देखा ही नहीं था। तो आपके अमृतसर से थे एमपी सिंह संधू, एक ग्रेट पर्सनालिटी। वो इस कंपनी से नहीं थे, वो दूसरी कंपनी से थे, मल्टीनेशनल कंपनी। एमपी सिंह संधू, मतलब देखा तो देखता ही रहा। इसके बाद मैं कहा यार ये तो दूसरी बात है। इसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया कि बाहर स्टॉल लगा है, वहां पर आप किताब एक पढ़ी होगी, ले लीजिएगा। उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसको मैं पढ़ा। फिर इसके बाद एक कैसेट मैंने खरीदा। कैसेट था, उसका नाम था की ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी की चाबी। तो जैसे लगता था कि यार ये भी एक दुनिया हो सकती है जिसको मैं जानता ही नहीं था। और मैं गया था किसी का बैंड बजाने के लिए, मेरा ही बैंड बज गया। जैसे होता ना, समझाने के लिए जा रहे हैं और बुरी तरह से समझ करके आए, मैंने बुरी तरह से समझ करके आए। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, 100 200 250 रुपए की बुक थी। मैं गया था कि ये सब क्या फालतू करना, लेकिन किताबें खरीदा, कैसेट खरीदा। एक मीटिंग की वजह से सुरेश जो है, इसके पहले कुछ और था, उस मीटिंग के बाद कुछ और हो गया। मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूं मित्रों, कि सुरेश यादव अगर आज इस बिजनेस में है तो ड्यू टू मीटिंग, ड्यू टू एसोसिएशन। और कभी भी एक किसी को बेडरूम में, किसी के डाइनिंग रूम में, किसी के आप 1 by 1 या कैसे करके स्पॉन्सरिंग करते हैं, लीडर नहीं बना सकते आप। लीडर तो बनता ही है कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स में। तो मैसेज यही है कि याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर आपने ज्वाइन कराया और जब तक सेमिनार नहीं अटेंड कराया, तो याद रखिएगा ये पहला सबक मेरा, कि वो व्यक्ति कभी भी बड़ा लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर बनते ही सेमिनार में। सबक नंबर 1। इसके पहले मैं एक बात बताया कि मुझे पढ़ाई कभी बुरी नहीं लगी। पढ़ाई बुरी इसलिए नहीं लगी कि पढ़ाई बोरिंग होती है, लेकिन इसको करने के बाद जो मिलता है ना, वो चीज मेरे सामने था कि अगर इसको मैं पढ़ लूंगा तो मुझे वो मिलेगा जो मेरे को चाहिए। तो दूसरा सबक नंबर, कि आप कोई एक्शन करिए ना, तो एक्शन के साथ उसका परिणाम, रिजल्ट जोड़ लीजिए, कि इसको मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। तो वो काम आपको बुरा नहीं लगेगा। कभी भी किचन में खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है किसी को, लेकिन पता होता है कि ये बनाएंगे तभी खाएंगे। तो इसलिए ना वो एक प्रोसेस है। तो मैंने क्या काम किया कि उस किताब को पढ़ा। तो उस किताब को जब मैं पढ़ा, तो पढ़ने के बाद मैंने पीछे जो एक औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन था, उस फॉर्मल एजुकेशन के बारे में मैंने बात किया। मैंने खुद से पूछा
कि तेरे को क्या मिला। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि फॉर्मल एजुकेशन बुरा होता है, लेकिन जो चीज मिला था दोस्त उसके बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मान लीजिए मेरे बेटे जसलोक की फीस जमा करनी है, तो मैं उस फार्मूले के रटूं कि इस फार्मूले से मेरा कोई समाधान निकल जा, तो निकलने वाला नहीं था। ढेर सारे प्रोसेस मैंने पढ़ा था, उसमें से 99% ऐसी पढ़ाई थी जिसका व्यवहारिक जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं था। अब पहली बार उस किताब ने बताया कि 99% और 1% दो ग्रुप होता है। 99% लोग गरीब होते हैं, 1% लोगों के पास उतना पैसा होता है। 96% वेल्थ और 1% पीपल। 96% जो संपदा है 1% लोगों के पास है। वो क्या करते हैं, उस किताब में रहस्य दिया था। उसमें दिया था कि व्हाट इज द लायबिलिटी एंड एसेट्स। लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है, वो चीज मैंने देखा। इसके बाद मैंने देखा कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं इसके पहले जानता था कि पैसा कमाते हैं, नौकरी करके, ये सब बहुत सारे काम है, लेकिन आर्थिक आजादी मैंने पहली बार देखा था। और इसके बाद उसमें लिखा था क्वाड्रेंट क्या होता है, लेफ्ट और राइट क्या होता है, बाल्टी और पाइपलाइन क्या होती है, ये क्या चीज होता है, आपको कैसे हासिल करेंगे, ये सारे रहस्य मैंने देखा। तो दोस्तों मैं आपको दूसरा चीज बताना चाह रहा हूं कि मैं अगर आज कुछ हूं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि मैंने सेमिनार अटेंड किया, मैंने किताब का खूब सहारा लिया। आज मेरे पास करीब करीब कम से कम 150 किताब मेरी लाइब्रेरी में है सर, 150 किताबें। और 150 किताबों को मैं पढ़ता रहता हूँ। कम से कम 2 किताब मेरे टेबल पर रहती है, और उसमें से जब एक मैं पढ़ लेता हूँ, रिप्लेस हो जाती है, तो दूसरे को मैं शुरू करता हूँ, और दूसरे को मैं रखता हूँ, तो इसके बाद दूसरी अगली जो वेटिंग में है वो मेरे टेबल पर हो जाती है। ये मेरी शौक है सर। तो मैं जो भी हूँ किताबों की वजह से, कैस्टों की वजह से, और इसके बाद मेरी जिंदगी में अपलाइन की बात अगर करें, तो मैं इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे बस थोड़ा गाइडलाइन चाहिए था, और मैं अगर टिका हूं तो मेरी अपलाइन आदरणीय शैलेंद्र डिंगरा साहब अंबाला के, और मैं करीब करीब 1500 किलोमीटर वहां से मेरा घर पड़ता है। तो आप सर की साइज देख ही रहे हैं, बहुत हल्के फुल्के तो है नहीं कि जब चाहे तब बुला लें। तो महीने 2 महीने में कभी दर्शन हो जाते थे। पिकअप सेंटर नहीं था, कोई डिपो नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं था इधर अपने साइड में, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा था ना, वो खतरनाक आइटम था। उसमें क्या लिखा था कि अगर आपको आर्थिक आजादी चाहिए तो आर्थिक आजादी लेने के लिए आपको क्वाड्रेंट बदलना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल की बात करें, जिससे मेरी ट्रेन चलती है गुजरात में, 22-23 लाख का बिजनेस वालूम वहां से आता है। तो वहां मैं मात्र 7 से 8 बार गया हूँ, और मैं ही मैक्सिमम बिजनेस बिल्ड किया हूँ सिस्टम के साथ। तो वहां मैं ट्रेन से जब गया था तो 36 घंटे लगा था। तो मुझे लगा कि यार इतना तो टाइम मेरे पास नहीं है, तो मैंने प्लेन का सहारा लेना शुरू किया। तो प्लेन से मैं जाता हूँ तो 1.5 घंटे लगता है मात्र। तो अब प्रश्न ये है कि वहां जाने का तरीका, अगर ट्रेन है, मान लीजिए पीछे वाले डिब्बे में, पीछे वाले कोच में मेरा रिजर्वेशन है, और मैं तेज जाना चाहूँ, तो क्या मैं आगे वाले डिब्बे में बैठ करके पहले पहुंच सकता हूँ क्या? मैक्सिमम लोग यही करते हैं। और किताबों से ना, लोगों को किताबों से, मैं कह रहा हूं सुरेश की बेस्ट फ्रेंड है किताबें। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने मेरे को स्टार एमराल्ड दिया, ये मेरे को डायमंड बनाएगी किताबें। इन किताबों ने मेरे को करोड़पति बनाई हैं। ये किताबें एक बार नहीं, कई बार करोड़पति बनाई हैं किताबें। उस किताबों में एक रहस्य दिया हुआ था, वो रहस्य ये था कि आप क्वाड्रेंट को बदलो। क्वाड्रेंट, जैसे मैं बताया कि ई और एस, ई का मतलब एम्प्लॉय, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट में है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उस किताब को पढ़िएगा। वो आपका मेंटल स्टेटस चेंज करती है किताबें, रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल। मैंने उनकी 5 किताब खरीदा। एक किताब है उनकी बिजनेस स्कूल, फिर इसके बाद रिचार्ड यंग, इसके बाद अगली किताब थी उनकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, फिर बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ऐसे करके तो मेरे सफलता का रहस्य है कि मैंने किताबों का फैन हूं दोस्त। तो उसमें बताया गया था ना कि आप क्या काम करो ना, कि अपने क्वाड्रेंट को बदलो अगर आपको आर्थिक आजादी चाहिए तो। दूसरी बात की अगर सिंपल भाषा में समझें, इनकम के 2 तरीका। एक तरीका यह है कि अपने को आता है बाल्टी टाइप की इनकम, एक पाइपलाइन टाइप की इनकम। जैसे गवर्नमेंट मेरे को देती है 82,000 रुपए, वो एक बाल्टी टाइप की इनकम है।
उसमें 6 घंटा मेरे को देना पड़ता है। जाएंगे तो आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। लेकिन ये जो बिजनेस है ये मेरे को पाइपलाइन टाइप की इनकम देता है। एक बार सिस्टम सेट कर दिया वो आता ही रहता है। फ्रीडम बाल्टी में नहीं है, पाइपलाइन में है। तो मैंने क्या काम किया, डिसाइड किया, उस किताब ने बताया कि देखिए लेफ्ट से राइट साइड में आप जाओगे तब जाकर के आपको ये आर्थिक आजादी मिलेगी। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा कि मुझे नौकरियां नहीं बदलना है, कोच नहीं बदलना है कि आगे वाले डिब्बे में है तो पीछे वाले में बैठ जा। आप सीधे व्हीकल बदलिए। ट्रेन को मैंने नहीं बदला, मैंने साधन ही बदल दिया, मैंने प्लेन को पकड़ लिया। तो अब अपन दिमाग अपने से पूछ रहा था कि सुरेश एक चीज बता, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है। तो डेस्टिनेशन अब समझ में आया कि ये सारे चीजें हैं, जैसे पैसा कमाना, लेकिन पैसा के साथ साथ टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम के साथ साथ सिक्योरिटी, फ्रेंड सर्कल, पूरा आजादी। जब इसको मैं समझ लिया तो सारे रंग फीके लगने लगे। तो मुझे लगा कि यार खाने पीने की वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब तेरे को जिंदगी जीने हैं तो क्या करोगे। तो मुझे लगा कि मुझे आर्थिक आजादी चाहिए। तो अंतरात्मा बोली कि फिर ये मिलेगा कहां से। तो यही समझ में आया कि सारे संसाधन है, या तो बिजनेस करो या तो इन्वेस्टमेंट करो, दोनों चीज के लिए तेरे पास कंडीशंस अकॉर्डिंग नहीं है। तो क्या करना चाहिए। तो मेरा दिमाग आया कि डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, और ये मिला मुझे बिजनेस स्कूल, उन्हीं की किताब है बिजनेस स्कूल में। बिजनेस स्कूल इसको इसलिए कहा जाता है कि अभी आप चेक कर लीजिएगा कि लुधियाना के और आपके जो भी बड़ी बड़ी शहर हैं वहां पर 1,000 2,000 4,000 अमीरों की लिस्ट बनाइएगा ना, तो उसमें सारे के सारे बिजनेस करते होंगे। यानी अमीर अगर आपको बनना है तो पहली शर्त है कि आप नौकरी मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज ही छोड़ दीजिए, लेकिन अल्टीमेट सच है कि वो बिजनेस वाले ही है। अब प्रश्न ये है कि बिजनेस खड़ा करने के लिए मैं पिछली बार आपको दो तरीका बताया था, एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस है, एक 21वीं सदी का बिजनेस है। 21वीं सदी का जो बिजनेस है इसमें मैंने 26 पॉइंट लिया था, मुझे याद है 26 पॉइंट। उसमें मैं बताया था कि जॉन सेस्टिना दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंस एडवाइजर है। उसने इन 26 पॉइंट को निकाल करके निचोड़ रख दिया है कि अगर बिजनेस ही करना है तो आप बताओ कौन सा बिजनेस करोगे। मैं विज्ञान का स्टूडेंट था, मैंने डिसाइड कर लिया कि यार तेरे लिए तो यही बिजनेस अच्छा है। मतलब चीखना चिल्लाना, एक्टिंग करना, ओवर एक्टिंग करना, सब टेम्पोररी मोटिवेशन है, लेकिन एक बार अगर अंदर से लग गया ना तो परमानेंट मोटिवेशन है। तो मेरे को दिख गया था कि यही है। अब इसके बाद मैसेज नंबर 2 कि आप जब बिजनेस को करेंगे ना तो ढेर सारी बाधाएं आएंगी जो प्रासंगिक है, निश्चित रूप से आएंगी। जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया तो मेरे बाबूजी सपना रखे थे कि तू रिजाइन करके तू आजा टीचर बन जा और बड़ा वाला साहब बन, बड़ा वाला साहब। तो उसी को दिमाग में रख करके सारी बातें चल रही थी। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया तो बड़ा लफड़ा हो गया। और वो बताया था बुक नंबर 2 जो मैं बताया था बिजनेस स्कूल में, कि जब आप क्वाड्रेंट बदलोगे तो स्ट्रगल होगा जीवन मूल्यों के साथ। जिस परिवेश में आप रहते हो उसका एक एथिक्स है, एक जीवन मूल्य है, वो लोग वैसा ही सोचते हैं। तो मेरे परिवार में दो अनुभव था बिजनेस को लेकर के। एक पीयरलेस हमारे गांव में एक सज्जन ने किया था। तो बिरक सर वो पीयरलेस करने में क्या था कि लोगों का पैसा जमा कराते थे। वो पीयरलेस कोलकाता की कंपनी थी, वो भग गई। इसके बाद अपने जो लोग थे 15-20 जिनका उन्होंने डिपॉजिट करा रखा था, वो पैसे डूब गए। इतने प्यारे प्यारे संबंध इतने कड़वाहट में बदल गए कि वो व्यक्ति हमारे यहाँ से भागा तो 15 साल तक आया ही नहीं गांव में। वो दिल्ली में कोई बल्लभगढ़ था फरीदाबाद के आसपास, वहीं रहा। तो बाबूजी के दिमाग में एक अनुभव था कि ये जो काम सुरेश किया है ना ये उसी तरह का काम है। दूसरा काम था कि हमारे बगल में बिजनेस का मतलब जो दुकानदार होते हैं ना उनकी छवि थी। वो गंदी गंजी और इसके बाद लुंगी पहन करके दिन भर स्टोर रूम में पड़े रहना, और वो दांत निकाल के बातें करना, कोई पोस्चर नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। तो वो दोनों चीजें मेरे पिताजी के दिमाग में थी। तो कहे यार तू इतना घटिया इंसान बनने जा रहा है, तेरे पास क्या कम है यार। मैं साला ग्राम विकास अधिकारी, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये कौन सा काम शुरू कर दिया। मैंने समझाने की कोशिश किया तो बाबूजी कहे कि सुनो तुम मेरे बेटे हो, मैं नहीं हूं तुम्हारा। अब मेरे इतने भी दिन खराब नहीं आ गए कि मैं तेरी बातों को सुनूं। तो फिर क्या हुआ कि उस किताब ने मेरा हेल्प किया कि ये जीवन मूल्य है बाएं तरफ वाले लोगों का।
ये जो देखे है ना उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो बिजनेस स्कूल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आप जब सरेंडर कर दोगे और इंडस्ट्री में रहोगे तो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको एक माहौल हेल्प करता है। तो इसके बाद मैंने वत्स साहब को देखा, इसके बाद मुकेश कोठारी साहब को देखा, जैसे लगता था कि यहाँ बुलेट मार दी गई थी। मुझे लगा कि यार सिंपल ये संस्कृत के टीचर और ये कोठारी साहब जो है नकल मार के बता रहे हैं कि मैंने बी काम किया, तो इनसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बिजनेस स्कूल क्यों नाम पड़ा? इसलिए कि यहाँ पर जो एजुकेशन है ना आपको इनकरेज करती है कि सामने वाला कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो है ना मैं लग करके दोस्त ना इनको फाइनल किया। और इसके बाद आगे की मैं अगर बात करूं तो अभी जस्ट मैंने उस किताबों का सबक ले लेकर उसमें बताया था कि आप क्या परचेज करते हो वो डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर। परचेजिंग हैबिट इज डिसाइड योर फ्यूचर। तो परचेजिंग में दो थी, एक था एसेट्स, एक लायबिलिटी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किताबें आपको क्या करती हैं। किताबें आपको वो करती हैं जो कोई नहीं कर सकता, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, इवन अपलाइन भी नहीं ले सकता, वो एक अलग रोल के लिए बनी है। तो उसमें दिया था कि आपके जेब से जो पैसे निकालता वो लायबिलिटी है और जो आपके जेब में पैसे डालता वो एसेट्स है। अब मैं सारी चीज को इसको देखने लगा और बताया था कि आपके जिंदगी में देख लेना अगल बगल बहुत सारे लोग पैसे कमा के भी गरीब हैं। इसलिए ना कि जैसे पैसे आता है तो खरीदते हैं। वो क्या खरीदते हैं? वो खरीदते हैं जो खरीदने के बाद फिर पैसे निकालते हैं। जैसे मैंने गाड़ी खरीदा और गाड़ियां ढेर सारी मिल रही थी। तो एक एग्जाम्पल, मेरे पास 10 लाख रुपया था एक समय। तो 10 लाख रुपए में एक तो बहुत सारी फरमाइश आ रही थी कि आप ये वाली गाड़ी खरीद लो 10 लाख की। तो मैंने कहा नहीं, 10 लाख की गाड़ी नहीं खरीदूंगा। एक 5 लाख की मैंने कार खरीदा और 5 लाख का मैंने एक जमीन खरीदा, रियल एस्टेट खरीद लिया सर। ये घटना है 2012 की। तो मैंने क्या काम किया कि आज के डेट में अगर उस गाड़ी को सेल आउट करूं तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख मिलेगा, 1.5 लाख, मतलब इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलना है उसको। उसमें दूसरा चीज जो मैंने खरीदा ना, जो जमीन मैंने खरीदा, तो 1.5 लाख जो इसकी वैल्यू हो गई ना 1.5 लाख, और जो मैंने जमीन खरीदा, जमीन की वैल्यू आज के डेट में लगभग 1 करोड़ के आसपास हो गई। अब आप बताइए कि वो किताब गलत बोला था कि सही बोला था? 5 लाख रुपए मैंने कार में डाला, 5 लाख मैंने जमीन में डाला, तो 5 लाख जो है आज 1.5 लाख हो गया और वो दूसरा 5 लाख लगभग 1 करोड़ हो गया। तो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा। प्रैक्टिकल करके क्या देखा कि आप क्या खरीद रहे हो यही डिसाइड करता है कि फ्यूचर आपका क्या होगा। तो मेरी जमीन मेरी एसेट्स थी, मेरी कार मेरी लायबिलिटी थी। लेकिन जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया तो लायबिलिटी नहीं, वो एसेट्स बन गई। क्योंकि मैं इससे एयरपोर्ट तक जाता था, ये मैंने कहा कि इस कार को भी लायबिलिटी नहीं, इसको एसेट्स बनाना है। तो एसेट्स का मतलब पहले पेट्रोल जलता था तो एसेट्स था और लायबिलिटी था। लेकिन जब पेट्रोल जला करके मैं प्लान करने लगा तो प्लान के बाद डीके सिंह आए, पता नहीं कितने लोग आए। तो जब वो कार मेरे को पैसे देने लगी तो उस कार को मैंने लायबिलिटी नहीं एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें मेरी किसी अपलाइन ने नहीं बताया था, ये चीजें मुझे किताबों ने बताया। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैंने कार को भी एसेट्स में बदला, मैंने अपने पैसे को भी एसेट्स में बदला। और मैं अभी जस्ट मेरे ख्याल से 15 दिसंबर को मैंने एक और रियल एस्टेट परचेज किया है। तो ये सर नवी थी मेरी, नवी। और आपको पता है कि ये कोई टाफी नहीं होती, जमीनें खरीदने का मतलब कि मामला लाखों में होता है। इसकी नेटवर्थ अगर निकाला जाए तो कई बार मैं करोड़पति हो गया। तो ये किताबों की वजह से, इसलिए मैं किताबों का फैन हूं। उसमें जो सीक्रेट रहस्य है ना उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, गलती से भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने देखा कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या है। सबसे बढ़िया उन्होंने बोला था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेंडिंग हैबिट्स। उसमें नंबर 1 था, वो था सर, ये जो सीक्रेट चीजें ना बाद में नोट्स तैयार कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने निचोड़ निकाल करके वो सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ बाइंग हैबिट्स। पहली चीज होती है वेस्टिंग, सेकेंड चीज होती है सर ट्रेडिंग, और थर्ड चीज होती है इन्वेस्टिंग। आप सपोज कर लीजिएगा आपके पास ब्रेक सर अगर 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए को स्पेंड करने का 3 तरीका है। पहला तरीका है कि उसको आप या तो वेस्ट कर लीजिए, दूसरा तरीका कि उसको आप या तो ट्रेंड करिए, ट्रेड, और तीसरा या तो इन्वेस्ट करिए। अब
वेस्ट करने का क्या मतलब, जो आपको क्षणिक सुख दे, जुआ, शराब, अयासी, दारूबाजी, इस तरह की कुछ पार्टी पुर्टी कर लीजिए, एक दिन का सुख मिल जाता है आपको। तो मान लीजिए कि 5 लाख रुपए आपने डाला, आफ्टर 20 ईयर आपको क्या देगा, कुछ नहीं, कोई मतलब भी नहीं उस चीज का। अगर आपने कार खरीद लिया तो 20 साल के बाद वो क्या देगा आपको, 20 साल के बाद वो कबाड़ के रेट में बिकेगी। लेकिन अगर उसी 5 लाख का आपने जमीनें खरीद लिया तो जमीन आपको जो है करोड़ों में पैदा कर देंगे। तो अब इसको टाइम से मैं बात करता हूँ, पैसा होगा तो मैक्सिमम चीजें आप इन्वेस्ट करिएगा, लेकिन टाइम का भी 3 काम करते हैं सर। टाइम का पहला तरीका है कि टाइम को वेस्ट करते हैं, दूसरा टाइम को ट्रेड करते हैं, तीसरा टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। ये लिखने वाला पॉइंट है। अब सपोज कर लीजिएगा, एवरी पर्सन है 24 आवर्स, सबके पास यही है, लेकिन इसमें कुछ लोग 2 वक्त के रोटी के लिए मोहताज हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाखों को रोटियां खिला रहे हैं। एवरी पर्सन है 24 आवर्स, 24 घंटे ही है। इसी के ऊपर डिसाइड करता कि कौन व्यक्ति किस सेक्टर में जाएगा सर। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं अपने से, मेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से मैं 8 घंटा ट्रेड करता हूं। ट्रेडिंग का मतलब कि जैसे मैंने जमीन खरीदा वो इन्वेस्टिंग हुआ, कार खरीदा वो मेरी ट्रेडिंग हुआ। तो ट्रेडिंग का मतलब कि हमने पैसा दिया, मेरे घर कार आ गई सर। मैंने पैसा दिया, मेरे घर कार आ गई। लेकिन मैंने जमीन दिया, पैसा दिया तो जमीन मिल गई, दोनों में क्या था, हालांकि मैंने तो बताया ना कि मेरी कार भी इन्वेस्टमेंट में आ गई, वो भी एसेट्स है, वो भी पैसा देती है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कार जो है ना वो 1.5 लाख की हो गई और जमीन 1 करोड़ की हो गई। बता देते हैं उसके बदले कुछ मिलता, वो ट्रेडिंग हुआ, और एक बार पैसा दे करके जो बार बार मिलता वो इन्वेस्टिंग हो गया सर। तो मैं 8 घंटे समय को बेचता हूं, उसके बदले मुझे गवर्नमेंट 2800 रुपया देती है। जैसे मैं जाऊंगा 9 बजे विद्यालय, और आज की अटेंडेंस लगेगी, 3 बजे मेरी छुट्टी होगी, और मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा आफ्टर मंथ लगभग 2800 रुपए एक दिन का। यानी मैं 8 घंटे बेचा तो उसके बदले मेरे को पैसे मिल गया। अब आप क्या लग रहा है कि कल ये 8 घंटे मेरे काम आएगा, नहीं आएगा। 8 घंटे के बदले मैंने 2800 रुपया ले लिया, ये ट्रेड मैंने किया। चलिए दूसरा चीज कि अब 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल दिए सर, कितना बचेगा सर, 16 घंटे बचेगा। अब 16 घंटे का हम क्या करेंगे, 16 घंटे में से 8 घंटे पर्सनल, सोना, एक्सरसाइज, रीडिंग, ये सारी चीजें। तो 8 घंटे और बचा, अब 8 घंटे का क्या करेंगे। 5 चुनाव हुए हैं, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, गोवा का, इसके बाद मणिपुर का, और इसके बाद ये अपना उत्तराखंड का। चलिए बड़ी सी टीवी लगा करके मित्रों को बुला करके पूरा एनालिसिस हो रही है, पूरी एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, भगवंत मान सिंह, ये चन्नी, यानी पूरा एनालिसिस हो रही है, और एक भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। यानी आप समझिएगा कि पूरा हिंदुस्तान लगा था। भारत से जब और न्यूजीलैंड से हो रहा था सेमीफाइनल, तो मात्र 1 इंच अगर धोनी और बढ़ जाता ना तो शायद मैच का रुख कुछ और होता। और देखने वाले कुछ लोग ऑनलाइन थे, कुछ ऑफलाइन थे, कुछ फिजिकली थे, सारे लोग जोर लगा रहे थे। लेकिन धोनी का 1 इंच बल्ला नहीं कोई बढ़ा पाया, रन आउट जो हो गया वो कल सारे लोग जोर लगा रहे थे, लेकिन किसी ने एक वोट बढ़ा और घटा नहीं लिया। तो ये क्या है, ये टाइम की वेस्टिंग है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब मैंने क्या काम किया कि इसी को इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया। अभी जस्ट मैं 4 बजे जगा हूं, 4 बजे जगने के बाद एक नोट्स मैंने तैयार किया। नोट्स का नाम क्या है, द सीक्रेट ऑफ श्योर सक्सेस। मैंने एक नोट्स तैयार किया, बहुत हाई लेवल की टीचिंग है सर, काफी हाई लेवल की। तो वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है सर, मैं अपनी टीम को दूंगा। और अगर मैं दूंगा तो वो क्या है, जो बार बार दे, जो बार बार दे, वो इन्वेस्टमेंट है सर। अब मान लीजिए कि मैं अपने जिंदगी से प्रतिदिन 3 घंटे निकाला आरसीएम के लिए। उसमें मैंने किताबें पढ़ा, मैंने कुछ कैसेटें सुना, मैंने कुछ लोगों को कॉल किया, कुछ मीटिंग्स किया, कुछ होम मीटिंग्स किया। यानी 3 घंटे 4 घंटे मैं आरसीएम में दे रहा हूं। अब थोड़ा सा सर कैलकुलेशन में मेरी मदद करिएगा जय सर, आप सर मेरी एक हेल्प करिएगा। जैसे 8 घंटे, सर एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। 8 घंटे जैसे मैं जो है ना दे रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ, और 82,000 80,000 एक राउंड फिगर में मान लीजिए सर, 80,000 मुझे मिल रहा है मंथली का।
तो 12 महीने का सर कितना मिल जाएगा सर? 80,000 अगर मिल रहा है तो 12 घंटे में ये हो गया सर 9,60,000। 12 महीने में 9,60,000 मेरे को आ गया सर। चलिए इस अमाउंट को आप लोग लिख लीजिएगा कि एक ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति जो 8 घंटे बेचता है, 80,000 उसकी सैलरी है। अगर वो व्यक्ति इसको कंटिन्यू रखा तो 12 महीने में 9,60,000 पाएगा। चलिए एक दिन का 8 घंटे, तो सर 30 दिन का कितना हो जाएगा? 9,60,000 का कैसे? नहीं, एक बार घंटे को सर मैं बोलूं, घंटे को। जैसे हाँ। मान लीजिए कि मैं एक दिन 8 घंटे दे रहा हूं, तो 30 दिन कितना हो जाएगा सर? 30 × 8 सोच रहे होंगे कि 240 मास्टर, घंटे। सोच रहे हैं हमारे गुरुजी साहब की ये मास्टर जी फंसा दिया ला करके 240 यार। घंटा। ये सोच रहे होंगे ना कि ये यहाँ भी देखो पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छी बात है। भगत जी, हुआ क्या था ना कि एक बार दो बच्चे बड़े शरारती थे, वो पढ़ने वाले थे नहीं, तो काफी परेशान थे गार्जियन। तो एक मास्टर जी आ गया मेरे जैसा, तो बोले मास्टर जी बड़ा उम्मीद है यार आप पढ़ा दोगे मेरे बच्चों को। तो पूछे क्या मैटर का? ये हैं बड़े शरारती, पढ़ने के अलावा सब कुछ पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, चले पढ़ाते हैं, कोशिश करेंगे। तो एक दिन पढ़ाना शुरू किए, उनको अलग से टाफियां वगैरह देते थे, बच्चों को बड़ा मस्ती आती थी। इसके बाद एक दिन बड़ा वाला बच्चा बोला कि वो सर जी वो 2 उंगलियां दिखा रहा है, इसका मतलब कि मुझे जाना है 2 नंबर। चलो ठीक है यार। दूसरा वो भी आकर के वो पैरों को सिकोड़ करके बोल रहा है कि मास्टर जी उससे भी जल्दी नहीं आना, तुम दोनों जा, लेकिन आ जाना जल्दी से। चले गए सब बात। इसके बाद एक जामुन का पेड़ था, जा करके चढ़ गया और उस पर से जामुन गिरा करके दूसरे को खिला रहा, वो भी खा रहा है। 1 घंटे हो गया, नहीं है। मास्टर जी जाकर के देख रहे हैं, तो जैसे ही देखा नीचे वाला छिप गया एक झाड़ी में सर, और छिप करके ना उससे मास्टर जी जा करके देखते हैं तो ऊपर एक जो है वो जामुन खा रहा है। तो कहा कोई बात नहीं, चल तू लोग जैसे चाहते हो मैं वैसे ही शुरू करूँ, मन में उन्होंने बोला। इसके बाद बोले कि मेरे को भी जामुन खिला दे। कहा ये काम होता है मेरे से। अच्छा, तो जामुन खिलाया, गिराया, बोले कितना का? 1। फिर इसके बाद यार बड़ी टेस्टी है इसीलिए तुम भाग के आ गए। कहा हाँ गुरुजी बड़ा अच्छा है। तो इसके बाद फिर गिराए, तो पूछे अब कितना हो गया? कहा 2। इसके बाद फिर कितना हो गया? 3। 7 जामुन गिनवाए। इसके बाद जो झाड़ी में छिपा था ना, वो कहा कि बस बस मत बोलना, ये मास्टर जी यहाँ भी पढ़ाने आ गया। हम लोग पढ़ाई के डर से भागे, ये यहाँ भी पढ़ाने आ गया। तो क्या है ना कि आप सब लोग सोचे होंगे कि यार ये यहाँ भी शुरू कर दिया। तो ये बड़ा रहस्य है मेरे भाइयों, इसको समझिएगा। मैंने क्या बोला कि मैं 82-80 हजार में मानकर चल रहा हूँ और मैं 8 घंटे बेच रहा हूँ। बन गया साहब जी, ये जो गणित है ना, आपके दिमाग की फ्यूज जो है ना, अगर उड़ा होगा तो जोड़ देगी। समझ लीजिएगा इस चीज को। मैंने बोला था ना कि देखिए दिमाग को ना, जैसे क्या होता है कि ताला खोलने का 2 तरीका है। एक तो तरीका है कि उसको हथौड़ा से खोलो मार के, और दूसरा चाबी से खोलो। सब तरीका कौन सा बढ़िया है? चाबी से सर। चाबी वाला। मैं चाबी दे करके जाऊंगा सर आप लोगों को। ये इतनी प्यारी टीम है सर ना, आज के बाद देखिएगा आपका बिजनेस किस तरह से बढ़ेगा ना। लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो दूसरे ढंग से चलने लगेगा सर। मैंने हथौड़े का इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने लोगों की प्यार से बैठ करके चाय पी के उनको कैलकुलेशन मैंने समझाई कि इसको देख क्या चीखना चिल्लाना। वो कभी कभी शोर लगने लगता है लोगों को, लेकिन उनका रीजन बता देंगे ना तो ठंडे दिमाग से कहते वो माय गॉड दिस इज सक्सेस सीक्रेट। मैं भाग कहाँ रहा था। चलिए अब आते हैं कि सर टोटल कितना हो गया? ये 12 महीने का कई घंटे हो गया सर? 2,880 घंटे। 2,880 घंटे मैंने बेचा तो मेरे को क्या मिला? 9,60,000 घंटे। ये ट्रेडिंग हुई है। ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आप पैसे देते हैं, उसके बदले सुखराज साहब मेरे को समय, वो पैसे के बदले कुछ चीज मिलती है। जैसे मैंने समय दिया, पैसे दिया, तो ये मेरे को जो है रैपिड मिल गया। ये मैंने पैसे दिया तो मेरे को जो है ये मिलाप मिल गया। जैसे मैं प्रोडक्ट जो भी लेता हूँ, कुछ भी खरीदें आप, फ्रिज खरीदें, कूलर खरीदें, यानी आप पैसे दे रहे हैं, उसके बदले प्रोडक्ट पा रहे हैं आप। मैंने टाइम को बेचा, यहाँ पर मेरी कमोडिटी क्या है ना, टाइम है। टाइम को मैंने बेचा 2880 घंटे, क्या मेरे को मिला? 9,60,000। क्या नेक्स्ट ईयर मैं समय नहीं दूंगा तो क्या मेरे को 9,60,000 आएंगे सर? नहीं आएंगे सर। एक बार गुरजीत साहब मैंने पैसा दिया तो रैपिड मिला मेरे को। दूसरी बार अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो ये रैपिड देगा पिकअप सेंटर वाला? नहीं सर। दिस इज ट्रेडिंग, दिस इज ट्रेडिंग।
आप पैसे देंगे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, पैसे नहीं देंगे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। चलिए, मैंने टाइम दिया 2880 घंटे, मेरे को 9,60,000 मिला। अगले साल मैं नहीं दूंगा, मेरे को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। दिस इज ट्रेडिंग। अब आइए इन्वेस्टिंग की बात करें। मैंने 4 घंटे निकाला सर। एक एग्जांपल लीजिए, डीके सिंह साहब के घर पर जब मैं गया तो डीके सिंह साहब के घर पर जो है मैंने फार्मूलों को रखा, बातें हुई, प्लान मैंने रखा, इसके बाद उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने बोले कि गुरुजी, विनम्रता पूर्वक बोले कि गुरुजी मेरे को आप लोगों का साथ चाहिए। मैं कहा कि हम नहा धोकर के पीछे पड़े हैं साथ लेने वालों के, हाथ धो के नहीं, नहा धो के। हम तो 300 किलोमीटर चली के आए हैं साथ। आपको क्या लग रहा है, अभी डाउट हो रहा है क्या? तो बोले नहीं, डाउट नहीं हो रहा, लेकिन पहली बार मुझे कुछ बात समझ में आई। ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सनालिटी थे, किसी और डायरेक्ट सेलिंग में थे पहले वो। इसके बाद जब पिकअप सेंटर पर गए तो पिकअप सेंटर पर देखिए सबक अगला आप लोग नोट करते चलिए क्या क्या काम की चीजें मिलेगी। पिकअप सेंटर पर जब गए तो पिकअप सेंटर वाला जो है बिल्कुल चौंक गया कि अच्छा डीके सिंह जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप फिर मेरे ग्रुप में क्यों नहीं जुड़ते? कहा कि तेरे ग्रुप में बता तू कब से जुड़ा है? तो बोले कि मैं तो जुड़ा हूँ 12 साल हो गया। पिन कौन सी है? कहा कि रॉयल्टी की तलाश में है। कहा साला तू रॉयल्टी अभी नहीं बन पाया, मेरे को क्या रॉयल्टी बनाएगा रे? मैं जिनके साथ जुड़ा हूं वो सब दूसरे क्लास के लोग हैं। इसके बाद वो कितना भी गिड़गिड़ाया, कहा कि सुन, ये पैसा पकड़, मेरे को प्रोडक्ट दे, वो तेरे काम की चीज नहीं है, तू नहीं मेरे को संभाल सकता। इसके बाद सबक क्या है कि आप किसी को भी जोड़ देंगे। अच्छे लोग आते तो हैं, हमारी कुपात्रता की वजह से छोड़ के चले जाते हैं। पंडित जी ने बता रखा है सर ये चीजें कि आप अच्छे लोगों को ला देंगे, लेकिन टिकेंगे तब जब आप टिकाने की क्षमता रखते हैं साहब जी। आप जितना बड़ा बर्तन रखेंगे प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा मिलेंगे। तो फाइनली क्या था कि हम लोग काम करना शुरू किए। मैं आपको इन्वेस्टिंग समझा रहा हूँ। इन्वेस्टिंग क्या? टाइम इन्वेस्टिंग। तो महीने में जो है ना सर 2 बार हम लोग जाते थे, और मेरे ख्याल से हम 3 बजे भोर में निकलते थे, रात को 1 बज जाता था आते आते। तो सपोज कर लीजिए कि मैंने करीब करीब 40 घंटे दिया एक महीने में डीके सिंह को। एक महीने में 40 घंटे सर, तो 12 महीने मैंने दिया सर, तो कितना हो जाएगा सर? 480 घंटे साल में दिया सर। चलिए, एक साल में डीके सिंह साहब हमारे पर्ल हो गए, 2 साल में जो है स्टार पर्ल एमराल्ड हो गए, स्टार पर्ल हो गए, और तीसरी साल एमराल्ड हो गए सर। अब मैं बताइए कि उनको 2 साल दिया, तो 2 साल के बाद जो है ना मैंने क्या काम किया कि 400 400 800 घंटे दिया, यानी एक साल में मैंने 400 घंटे दिया, और एक साल में मैंने नौकरी में 2880 घंटे दिया सर। चलिए, 2 काम मैंने किया। एक टाइम को साहब जी, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, ये आपने पकड़ लिया ना तो आपके शहर का बड़ा से बड़ा आदमी आपके सामने सरेंडर कर देगा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जो समय दिया डीके सिंह साहब के साथ, वो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई, और जो मैंने नौकरी में दिया वो मेरी ट्रेडिंग हुई। क्योंकि मैं जब नहीं समय दूंगा तो मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं नहीं भी समय दूंगा तो क्या लग रहा है कि डीके सिंह साहब छोड़ देंगे क्या इस बिजनेस को? नहीं सर, वो तो कंटिन्यूटी बन गई सर, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह से। किताबों में मैंने पढ़ा था कि आपकी बाइंग हैबिट ही आपको डिसाइड करती कि फ्यूचर में आप क्या बनोगे। तो वो किताबों का पढ़ना मेरे काम आया कि आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करिए, अपने समय का इन्वेस्टमेंट करिए। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये सुबह सुबह जो आप प्रवचन सुन रहे हैं ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। ये आप 2 घंटे 1 घंटे डालेंगे, इसके बाद किसी सज्जन को बताएंगे, तो सज्जन को जब बताएंगे तो डीके सिंह निकलेगा, वो कोई गुरजीत बिरक निकलेगा, वो कोई सुखराज सिंह साहब होगा, वो कोई गिल साहब होगा। एक बार उसके दिमाग में आप कॉन्सेप्ट डालेंगे, वो जीवन भर जिस तरह से आइडिया का सिम इस्तेमाल करते हैं, आप रिचार्ज कराते हैं, पैसे आइडिया वोडाफोन को जाता है, उसी तरह से वो कोई साहब होंगे। एक बार आइडिया उनके दिमाग में डालेंगे, इसके बाद वो आइडिया उनके दिमाग में जाने के बाद वो फिर लोगों को ट्रांसफर करेंगे, लोगों को ट्रांसफर करेंगे, लोग अपने घर का प्रोडक्ट खरीदेंगे, पैसे आपको आते ही रहेंगे। यही है इन्वेस्टमेंट दोस्तों। तो मैंने टाइम को इन्वेस्ट करना सीखा। और एक चीज याद रखिएगा, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ढेर सारी जगह है, बट टाइम को इन्वेस्ट करने की क्या जगह है आपके पास? डायरेक्ट सेलिंग बनी है,
लोअर क्लास मिडिल क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बनी है। अब आप सबको पता चल गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग ही करना है, क्योंकि लोगों में आप प्लान करिए, लोगों को आप सिखाइए, डुप्लीकेट करिए, वो आगे से आगे डुप्लीकेट करते जाएंगे, बात बनती चली जाएगी। तो प्रश्न क्या है कि उनको डुप्लीकेट जो आप करेंगे तो क्या करेंगे, जो आप किए रहेंगे वही तो होगा। तो आपको मेरे ख्याल से 50% में 100% में से 30 से 40% टाइम आप खुद पर दीजिए, खुद पर, अपने आप को अपग्रेड करने पर। इसके बाद फिर जाकर के वही ट्रांसफर करिए। तो टाइम का इन्वेस्टमेंट आपको करना है मित्रों, टाइम ही आपसे मांगा जा रहा है। टाइम जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा। जैसे मैंने 5 लाख दिया तो 1 करोड़ की जमीन हो गई, मैं 10 लाख की खरीदता तो 2 करोड़ की हो जाती। तो जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा आउटपुट आपका। तो आज के बाद आरसीएम में डाली हुई टाइम आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी, वेस्टिंग नहीं होगी, इन्वेस्टिंग होगी। ये फ्यूचर का बहुत बड़ा धन है। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ अगला, कि एक प्रश्न मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी समस्याएं जो है ना, थोड़ा सा मैं बताया था सर गूढ़ टॉपिक हो, थोड़ी सेक्रेट होगा आज का, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि फिल्में जो होती है ना बहुत अच्छा एंटरटेन करती हैं, लेकिन वो क्षणिक एंटरटेन होता है। स्कूल जो होता है, स्कूल में आप जाइएगा ना, तो स्कूल में जाने के बाद आपको निश्चित रूप से लेकिन आप जो भी बनते हैं ना, स्कूल में जाकर के लोग अभी क्या क्या बनते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, यहाँ तक कि जो एक्टिंग करते हैं लोग ना, वो भी कोई स्कूल अटेंड करते हैं। तो स्कूल की जो चीजें होती है ना, टेम्पोररी आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन लाइफ टाइम आपकी जिंदगी को कंफर्ट बना देंगे। तो मान कर चलिएगा ना कि एक बोरिंग स्कूल है आज का, लेकिन ये जो चीजें मिलेगी ना, ये पूरे लाइफ को जोरदार बना करके रख देगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना कि व्हाट इज द सक्सेस सीक्रेट, क्या है। तो आप सब लोग किताब पढ़े होंगे रांडा बर्न की, वो है सीक्रेट, जो सक्सेस है वो है कि आप जो है ना, स्वामी विवेकानंद ने भी बता रखा था कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इसमें ढेर सारी वेव्स हैं, ढेर सारी तरंगे हैं। जो महापुरुष इस धरती पर गुजर गए, तो जब वो चले गए तो वो बॉडी को छोड़े, उनके जो थॉट्स थे ना रिलीज हो गए इस ब्रह्मांड में। जैसे होता है ना कि आप कोई डाटा को आप किसी उसमें कलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, उसी तरह से यूनिवर्स जो है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारे बड़े बड़े जैसे बिल ब्रिट्स साहब थे, बिल ब्रिट्स जो है इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेटवर्कर माने जाते थे। आज दुर्भाग्य से नहीं हम लोगों के बीच में। तो ब्रह्मांड में जो उनके अचीवमेंट थे ना वो रिलीज हो गए। और वो अभी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपके जो विचार हैं जब आप इस दुनिया से गुजरते हैं तो इस ब्रह्मांड में रिलीज हो जाते हैं, और इसके बाद आप जिस तरह की फ्रीक्वेंसी को रिलीज करेंगे ब्रह्मांड के साथ, वो आपको उसके साथ सुपर कंपोज होकर के रिटर्न मिलता है। तो बताया गया है ना कि आप अपने विचारों को सही करिए। इस पर मैं कुछ बातें आपसे बात करूंगा कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती है। कोई आपको बना नहीं सकता और कोई आपको बनने से रोक नहीं सकता, याद रखिएगा। सर कै बजे कवर अप करना है सर? 1 मिनट बजे और 5 मिनट का और समय रह गया सर, क्षमा करिएगा। मैं थोड़ा सा जो है ना दूसरे वे में जा रहा था, तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे। मैं थोड़ा सा सर ना टाइम का ध्यान रखते हुए बताना चाह रहा हूँ कि फाइनली ये मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में ध्यान में रख करके सर क्या काम करना चाहिए हम लोगों को। एक तो याद रखिएगा कि एक एक मिनट की टाइम इन्वेस्टिंग हो सर, ट्रेडिंग और वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। और अपने साथ साथ अपने टीम का भी, जैसे 2 तरह का काम होता है, एक लीनियर और एक्सपोनेंशियल। आप खुद अपने आप को एक्सपोनेंशियल मोड में रखिए और अपने टीम को भी रखिए सर। तो क्या करना चाहिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। यहाँ आप लोग जो है ना, मेरे ख्याल से जो लोग अभी स्टार पिन है या स्टार से नीचे हैं, वो लोग सीधे सीधे 8% रॉयल्टी का टारगेट बना लें सर। मैं सीधे टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ कि 8% रॉयल्टी बनाने का एक फॉर्मेट मैंने दिया था, एमरॉन एंड एबव का एक मीटिंग हुआ था उसमें हम जो काम करते हैं सर ना, कोई भी व्यक्ति जब आता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या काम करते हैं उसका हम सबसे पहले स्ट्रक्चर से डिसाइड करते हैं। स्ट्रक्चर आपका कैसा है? तो जैसे मान लीजिए कि पेन जो मेरे हाथ में है ना, इस पेन को मैं देख रहा हूँ सर, जैसे यहाँ मैं हूँ और ये मेरी एक डेप्थ लाइन है। इसी तरह से दूसरी लेग, तीसरी, चौथी, जो भी आप लेग खोलें, तो आप इस टीम में कम से कम 35 लोगों का एक स्ट्रक्चर दिमाग में रख करके काम करिए सर। 35 लोगों का।
और सबके नीचे 20,000 का बिजनेस आप फाइनल कर दीजिए। और ये 35 लोगों को आप सामने रखिए, जितना ज्यादा इनका मानसिक, क्योंकि वो टॉपिक आज हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि 1 घंटे की टॉपिक है। ये मैं सर 4 बजे से क्या 3:30 बजे से जग करके मैंने कलेक्ट करके इसको मैं तैयार किया था, बट टाइम जो है ना अलाउ नहीं कर रही है। तो मैं आज आपको बता देना चाह रहा हूं कि जिन 35 लोगों का कल्याण क्या होगा, इसमें से कुछ लोग आपके बिगिनर के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे, कुछ लोग तैयार होंगे स्टार्टर के लिए, और कुछ तैयार होंगे सर ओपनर के लिए, आगे भी हो सकते हैं। मानसिक तैयारी ही डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति क्या बनेगा। एक चीज मैं बता दूं, जे सर मैं आपसे सहायता ले रहा हूं सर, जरा सा एक बार अनम्यूट कर लीजिए, 1-2 मिनट ऊपर होगा ना तो थोड़ा सा आप लोग क्षमा करिएगा, चलेगा सर, क्योंकि चलेगा। हाँ सर, अगर बात करते हैं ना तो थोड़े अच्छे से बात हो जा, खाना पूर्ति सर मजा नहीं देती है। जैसे मेरे पिताजी का सर नाम बता दीजिए आप। किनके? मेरे पिताजी का नाम बता दीजिए। आपके पिताजी का नाम कैसे बता सकते हैं सर? वह जो कोशिश करिए सर, कोशिश करिए, बता देंगे आप। कोशिश करने से भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि ध्यान में नहीं है, सुना मैं नहीं सर है। थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, पूरी भाषण दे रहा हूँ दबा करके, मोटिवेट से फिर भी क्या मोटिवेट कर से भी देंगे। नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैंने सर उसको कभी ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं है, नोट नहीं किया है। जी जी, चलिए आप अपने पिताजी का नाम बता दीजिए। मेरे पिताजी का नाम सरदार शुभेग सिंह विर्क है। आपने बता दिया सर। चलिए, रहस्य यही है सर, यही रहस्य है कि सारा कुछ देखिए क्या होता है ना कि वर्बलाइजेशन, विजुअलाइजेशन एंड वाइटलाइजेशन, ये क्या है ना, हम जो भी करते हैं ना, ये दिमाग में मेरे को कल पड़ा था कि मुझे सुबह जो है ना पूजा दीदी के, जय सर के टीम में मीटिंग देना। मेरे को, मैंने दिमाग को कमांड दे दिया था, सुबह मैं 3:30 बजे जग गया, नोट्स तैयार किया, इसके बाद एक्शन हुआ सर। तो क्या होता है ना कि सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई चीज जाती है, अब दिमाग में जाने देंगे तब तो। दिमाग में मेरे पिताजी का नाम नहीं आया क्योंकि जाने नहीं दिया था। तो फाइनली क्या मित्र ना कि 2 तरह के विचार होते हैं, ये नेक्स्ट कभी टॉपिक लेंगे तो बात करेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि फाइनली क्या होगा। शाहजहां ने बनाया था ताजमहल आगरा में, तो आगरा में ताजमहल है, इसके पहले पेपर पर थी, उसके पहले दिमाग में थी। ये फैक्ट है, कोई चीज 3 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर पेपर पर, फिर वाइटलाइज होती है। तो जो बनाएंगे वही बनेगा। जो मेरी टॉपिक थी कि 2 तरह के विचार होते हैं, अच्छे और बुरे। तो ये जो अच्छे विचार होते हैं ना, ये आएंगे कहां से, जब उसके साथ कनेक्ट होंगे तब तो। मेरे बाबूजी का नाम क्यों नहीं आपके दिमाग में आया? क्योंकि मैं बताया ही नहीं था। तो जब बताया ही नहीं था तो जाएगा कैसे? कभी भी आपने सुना क्या कि कोई डॉक्टर पैदा हो गया, कोई इंजीनियर पैदा हो गया, कोई मनमोहन सिंह पैदा हो गया? सब बच्चे ही पैदा होते हैं, बाद में जैसे माहौल से कनेक्ट करते हैं वैसा बन जाते हैं सर। तो फाइनली क्या है ना कि डायमंड कहाँ बनेंगे? डायमंड जो है ना इस तरह के माहौल में बनेंगे सर। तो मैं बात करता हूँ सर ना कि आपका जो दिमाग है ना, दिमाग में जो चीज डालोगे वही होगा। मान लीजिए कि काला पेंट है सर, सफेद पेंट है 10 लीटर, उसमें 1 लीटर काला पेंट डाल देंगे ना तो क्या होगा कि पूरा पूरा काला हो जाएगा सर। ये इसका कनेक्शन है मार्स से, मिशन मार्स से इसका संबंध है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ सर, पूरा पूरा काला हो जाएगा। अब उसको आपको सफेद करना है ना, तो 2 तरीका है। एक तो तरीका यह है कि उसमें से निकालिए काला पेंट, और दूसरा तरीका है कि उसमें व्हाइट पेंट डालिए। तो क्या ब्रेक सर काला पेंट निकालना संभव है क्या? नहीं सर, वो संभव नहीं है। संभव नहीं है सर। तो क्या है ना कि उसमें दूसरा तरीका कि व्हाइट पेंट डालिए, 1 लीटर 200 लीटर डालिए। 100 लीटर जब डालेंगे ना तो क्या होगा कि वो व्हाइट हो जाएगा, काला रहेगा उसमें लेकिन सारा सारा व्हाइट हो जाएगा सर। तो प्रश्न क्या है ना कि दिमाग भी हमारा इसी तरह से है, हम जिस माहौल में है ना उस माहौल से वो चीजें ले रहा है। अब वो विचार जो ले रहे हैं ना वो व्हाइट है कि वो ब्लैक है, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी पर डिसाइड करता है। सुबह क्यों पर डे आना चाहिए? क्यों? क्योंकि जो काला काला भरा है ना उसमें आप व्हाइट डालो। आप दूसरी बात की काला निकाल नहीं सकते। मेरे पिताजी के दिमाग में जो था ना कि पियरलेस भाग गई थी, वो निकाल नहीं सकते। हाँ, हम उनको सुधारने का और तरीका क्या था कि एक तो मैं अचीवमेंट लेकर के दिखाऊं, दूसरे सेमिनारों में लेकर के जाऊं सर। तो क्या काम करिएगा आप लोग ना कि अपने टीम को ना, जो मैं बताया 35 लोगों का टारगेट, 35 लोगों की जो 10 लीटर वाली डिब्बी है ना उसमें व्हाइट पेंट डालिए, और दूसरा चीज उसमें जो ब्लैक आ रहा है उसका कनेक्शन को काट दीजिए आप लोग। मतलब क्या? आप डाल तो रहे हैं, जितना डाल रहे हैं 10 लीटर डालना, एक काला डाल दे रहा, बराबर हो जाएगा। आपने मोटिवेट किया और पता चला कि किसी निगेटिव व्यक्ति के साथ बैठता है, सारा खत्म हो गया। टंकी में पानी भर रहे हैं, पता चला कि उससे बड़ा छेद है नीचे,
तो दिक्कतें क्या होती हैं कि एक टीम बनाइए जबरदस्त 35 लोगों की, और उस 35 लोगों के टीम को मानकर चलिए कि ये मेरे बच्चे हैं और इन बच्चों के लिए जीना है मरना है। उन बच्चों को क्या करना कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ काला पेंट वाला कनेक्शन काट दीजिए, व्हाइट पेंट वाले कनेक्शन जोड़ दीजिए इनसे, और कुछ नहीं करना। मेरा कोई रोल ही नहीं है सर। मैंने अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही किया है, मैंने लोगों को कनेक्ट किया है जहां से उनके दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग के पावर आते रहे सर। ये आज असर नहीं दिखाएगा, लेकिन 10 साल के बाद इतना असर दिखाएगा सर ना कि लोग आपके अचीवमेंट को एक बार देखेंगे। मैंने सब पार्ट टाइम में किया है, इसको ऑनेस्टली नौकरी करके किया है। तो आप लोगों को लगता होगा कि कुछ तो रहस्य होगा, कोई लकी ड्रा में तो निकला नहीं स्टार एमराल्ड सर कि वो 870 713 इस आईडी को निकाल दो, अच्छा सुरेश यादव स्टार एमराल्ड हो गए। ऐसा तो हुआ नहीं है। वो स्टार एमराल्ड से जीरो से हम लोगों ने शुरू किया है। तो मैंने क्या किया ना कि टीम बनाया, और टीम को ना काला पेंट मैंने काटा, उनको ना इतना बिजी कर दिया ना कि वो नेगेटिव लोगों से दूर हो जाए। और इसके बाद सेमिनारों में, किताबों से, कैस्टों से, अपलाइनों से, जूम से जोड़ दिया, उनके दिमाग में व्हाइट पेंट जाता रहा। इसके बाद मैं कमांड दिया कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, तुरंत आ गया श्री रामदेव यादव। भाई जब मैं बताऊंगा तभी तो आएगा, तभी तो आएगा। मैंने डाल दिया दिमाग में कि ये बाल्टी क्या है, पाइपलाइन क्या है, आई बराबर आर टी क्या है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट राइट क्वाड्रेंट, ये व्हाट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इसका विजन क्या है, ये सारी चीजें मैंने एग्जांपल के थ्रू सब कुछ मैंने लोगों को जोड़ा। इसके बाद कभी वो नेगेटिव होता है तो खुद से प्रश्न पूछता है कि तेरी शेष जिंदगी में जो अचीवमेंट लेना चाह रहा है बताओ वो मिलेगी कहां से। तो वो खुद कहता है कि यार ये तो यही एक ऐसा रंग चढ़ा दीजिए ना कि उसके सामने कोई रंग ही ना चढ़े सर। एक बार घटना मैं बता दूं, लैला जो थी कुरूप थी, लेकिन मजनू जो उसका आशिक था, एक सच्चा प्यार की कहानी है इस धरती पर। वो जो है बड़े घर का रईस परिवार का था। उसके पिताजी बोले कि यार एक चीज बता, तमाम लड़कियां हैं, क्यों इसके ऊपर इतना परेशान है? चलो कोई बात नहीं, मैंने तुमको 100 लड़कियों को इकट्ठा करवा करके और अच्छी अच्छी लड़कियों को, उसमें से जो अच्छा लगेगा उसके साथ तुम्हारा निकाह करा देंगे। तो हुआ ऐसा, सबको देखा, देखने के बाद बोला कि पापा क्या करें, लैला जैसी कोई दिखती ही नहीं है। तो कहा कि कैसा है? तो कहा मेरे नजरों से देखिए, आप मजनू की नजरें बना दीजिए लोगों को, ये तब होगा जब उनको आप वो बताएंगे जो मैंने बताया। उनको आप ट्रेडिंग, वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग समझाइए कि 3 साल समय डालिए, जिंदगी भर मस्ती करिए सर। क्योंकि यहाँ टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ टाइम की ट्रेडिंग और वेस्टिंग नहीं होती है सर। मैंने डीके सिंह को तैयार किया, इसका मतलब इसलिए नहीं कि डीके सिंह को मैंने ट्रेड किया, मैंने इन्वेस्ट किया है सर। मैंने लोगों में टाइम इन्वेस्ट किया है सर। मैंने लोगों को फ्यूचर बताया। मुझे वन टाइम का, कोई कहता है कि सर मैं 25,000 बिजनेस मालूम कर दूं, 50,000, मैं कहा कि चल ठीक है तू कर दे, लेकिन वीर गति को तो नहीं ना प्राप्त होगा। कुछ लोग क्या ना कि एक बार खरीदेंगे इसके बाद नेगेटिव हो जाएंगे। मैं कहा तू साला 2,500 ही खरीदना, बट परमानेंट खरीद, है ना। मैंने कभी वन टाइम, मैंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से सर अवॉइड किया अपने टीम को। इन्वेस्टिंग चाहिए सर, परमानेंट चाहिए सर। तो अभी क्या काम करिए, अभी आज RCM The Dream World, 20 दिन transforming lives, 20 दिन आप transforming मेहनत India, where dreams come true.